आप देखें दोस्तों, आप अगर हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल पाकिस्तान में नफरती माइंड में नो जनरेशन गैप। तो जी देखते हैं दोस्तों अभी क्या असल मुद्दा है इस पर बात। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं निम्रा अहमद का है और इसका टाइटल है हमारा सोना हमारी मर्जी, यूके तेरी नहीं चलेगी अब गुंडागर्दी। नहीं, इसमें यूके की गुंडागर्दी तो कुछ नहीं थी भाई। यूके का एक बैंक है, वहां पर हमने अपना सोना रखा हुआ था, हमारा डिपॉजिट था, वो यूके का नहीं था। तो हमारा डिपॉजिट था। अलग अलग बैंकों में पैसे होते हैं, वैसे अलग अलग रिजर्व बैंक जो होता है वो सोना रखने और उसका रखने का खर्चा भी बहुत होता है ना। तो वहां पे एक तरह से वो लॉकर था हमारा, जहां पर हमने अपना सोना रखा हुआ था। उस पर ब्रिटेन का अधिकार नहीं था, उस पर हमारा अधिकार था। उल्टा हमारा सोना रखने के कुछ पैसे वो ले रहे थे और बदले में उसके गोल्ड डिपॉजिट पर हमें वो इंटरेस्ट भी दे रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस है वो 100 टन सोना भारत ने वापस ले लिया, अब अपने यहां रखेंगे हम। तो इसलिए उसमें यूके की गुंडागर्दी नहीं है भाई कोई, मेरे हिसाब से। भाई दर्शकों आप जरूर बताइएगा, जहां तक मुझे समझ में आई ये बात। बाकी इस पर देखते हैं पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। खबर सामने आ रही है आज भारत के हवाले से। ये बोला जा रहा है कि यूके से, इंग्लैंड से भारत अपना पूरा का पूरा 100 टन का सोना यानी कि 1 लाख किलोग्राम का सोना वापस मंगवा रहा है। ऐसी अनाउंसमेंट कर दी गई है। अभी मजीद और भी सोना उनका वहां पर पड़ा हुआ है। लगभग 350 टन का सोना अभी भी इंग्लैंड के अंदर उनका मौजूद है, जो वो कह रहे हैं कि हम वक्फे के साथ उनसे लेते रहेंगे। जो 1991 में उनको सौंप दिया गया था, एज अ डिपॉजिट वहां पर रखवाया गया था, एज अ रिजर्व वहां पर रखवाया गया था। अब उन्होंने नहीं 1991 में ही नहीं रखा हुआ था, इससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। 1991 में जो सोना गिरवी रखवाया गया था उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं। वो सोना हम कब का वापस ले चुके हैं। ये तो हमारा सोना, जैसे आप जैसे आपके पास पैसा है 1 लाख रुपए है, आप गई किसी बैंक में, आपने उस बैंक में अपना पैसा रख दिया, वो पैसा उस बैंक में सेफ है, पैसा आपका है बट वो उस बैंक में, बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट भी देता है। ठीक वो गोल्ड हमारा था, वो गोल्ड हमने बाहर से कहीं से खरीदा था और वो गोल्ड हमने वहां पर सेफ डिपॉजिट में रखवाया था, वो ब्रिटेन के पास गिरवी नहीं रखा था। ये दो चीजों को कनेक्ट मत करिए आप लोग। उन्होंने इंग्लैंड से ये बोला है कि हम इसकी सिक्योरिटी इंडिया में रहते हुए ही कर सकते हैं और अब हमें ये वापस कर दिया जाए। इसीलिए वो सोना वापस कंट्री के अंदर ही लाया जा रहा है। अभी मौजूदा की बात करूं तो लगभग 800 से 900 टन के दरमियान भारत के पास गोल्ड मौजूद है। भारत के गोल्ड रिजर्व्स बढ़ते चले जा रहे हैं। बढ़ते अवाम की जानिब उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं कि जिस कंट्री के पास गोल्ड रिजर्व ज़्यादा होते हैं, उस कंट्री में अगर इन्फ्लेशन आ भी जाए तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ता है। इकोनॉमी आगे बढ़ती है और सेफेस्ट एसेट्स होते हैं गोल्ड रिजर्व्स के। तो अवाम क्या कहती है इस बारे में, क्या राय रखती है इस बारे में? जिस तरह से वो अपने गोल्ड रिजर्व्स को मजबूत करें, इकोनॉमी कितनी मजबूत होगी। ऑलरेडी एक और खबर सामने आ रही है कि 8.2% के साथ इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है। तो बढ़ते हैं अवाम की तरफ, रिव्यूज लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। क्योंकि वो भी यहूदी ते वो भी यहूदी। इसमें यहूदी कहाँ से आ गए? मैं दसनी बच्चे ਜਿਹੜੇ मुसलमान ने ना वो अल्लाह नबी को डरते हैं। इंडिया वाले भी यहूदी, वो भी यहूदी, बरतानिया वाले भी, ये हमेशा एक हो जाते हैं। लेकिन मुसलमान इन्हों को कनी कतराते हैं। कैसे? दादी अम्मा बड़ा सड़ा हुआ दिमाग पाई है आपने, आपकी 2 लाइनें मैंने सुन ली, इतने में क्लियर हो गया। ये भी यहूदी ते भी यहूदी। कितनी नफरत भरी है भाई आप लोगों के दिमाग में। अच्छा है नफरती बने रहो। नफरती होंगी तो आपने बेटे भी नफरती पैदा किए होंगे और उन बेटों के जो बच्चे हुए होंगे वो भी नफरती पैदा किए होंगे। तो बेहतर है, नफरत जो है वो आप ही लोगों को डुबो रही है। ना उन यहूदियों का कुछ होने वाला है, ना हम यहूदियों का कुछ होने वाला है। हम तो डेवलप हो रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे बड़े आसानी से अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बढ़िया खाना खा रहे हैं, बढ़िया लाइफस्टाइल हमारी है, दुनिया में घूम रहे हैं। आपकी तरह हम आटे की लाइनों में नहीं खड़े। और पैदा करो नफरत, भरो नफरती आंटी। गुड। क्योंकि वो मुसलमान ने। अच्छा, मतलब अगर असी वेखो तो। और अब मैं ये इसका जवाब देता हूं, ये बेबी ने बोला क्योंकि वो मुसलमान। आपकी हालत ऐसी हुई पड़ी है क्योंकि आप मुसलमान हैं। आप हिंदू नहीं, आप यहूदी नहीं, आप सिख नहीं, आप क्रिश्चियन नहीं, इसलिए आपकी ऐसी हालत हुई है। आपको सुन के कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? दूसरों पर तो आप बड़ी आसानी से आप लोग कह देते हैं, जब आप पर चपत लगेगी तो आपको बुरा लगेगा, वो चोट लग गई, नहीं दर्द हो रहा है। अच्छा, अभी दूसरों को जो चपेड़ मार रही हैं आप, जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं, हम सब मिलकर अब ये कैंपेन छेड़ते हैं
कि भाई आपकी हालत ऐसी इसलिए हुई है क्योंकि आप मुस्लिम हैं। आप नहीं, ये भी मत कहिए कि मुस्लिम है, आप बोलिए कि आप नॉन हिंदू हैं, आप नॉन क्रिश्चियन हैं, आप नॉन सिख हैं, इसलिए आपकी हालत ऐसी है। मजा आएगा ना तब। मैंने बोला ना, इंटरनेट का जमाना है, जैसे जैसे आप लोग प्रोपोगेट करोगे सामने से जवाब भी वैसे ही मिलेगा। आप हमें इज्जत दोगे, हम आपको भी इज्जत देंगे। आप हमारे धर्म का सम्मान करोगे, हम आपके धर्म का सम्मान करेंगे। आप हमारे धर्म पर उंगली उठाओगे, आपके धर्म पर उंगली उठेगी। आप हमें बेइज्जत करोगे, हम आपको बेइज्जत करेंगे। क्योंकि 100% परफेक्ट तो कोई भी नहीं है ना मोहतरमा आंटी जी। इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है, लेकिन आप लोग जैसे इंसान समझते हैं कि नहीं हम तो बड़े अच्छे हैं, हम में कोई गलती नहीं है, सामने वाले गलत हैं। कॉन्सेप्ट गया। अब आपने उधर से फेंका, इधर से मिसाइल चली। देखो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਲਾ ਲਾ, ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਗੇ। क्यों नहीं बुलाते? जाते तो हैं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ जर्मनी में मुसलमानों ने तो तबाही मचा दी है भाई। अभी लेटेस्ट खबर कहीं मैं पढ़ रहा था, वीडियो नहीं दिखा सकता, एक बंदा चाकू लेके गया और दाएं बाएं लगा मारने, मुसलमान निकला, मुसलमान निकला, पुलिस वाले को भी चाकू मार दिया उसने, उसका पुलिस ने ठैं गोली मार दी। हो गया टिट फॉर टैट। लेकिन इससे मैसेज क्या गया? मैसेज गया कि मुसलमान ऐसे हैं, तो आप ही लोग एक्सपोज हो रहे हो, और उनकी कंट्री है, वो ना आने दे। आप अपने कंट्री में मत घुसने दो किसी और को, ये आपका हक है। अफगानियों को भगाया ना आपने, लाखों अफगानियों को भगा दिया आपने, आपकी कंट्री थी, आपने भगा दिया। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜਈ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। को देते हैं, सुन्नी को भी देते हैं, शिया को भी देते हैं। जो जो वहाँ जाना चाहता है, अगर तो वो एलिजिबल है तो उसका वीज़ा लग जाता है। मुझे आप ये बताएं, हमारे गैर मुस्लिमों से इतनी नफरत क्यों है? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। तो मुसलमान होने के लिए क्या बाकियों से नफरत करना जरूरी है? ਵੇਖੋ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਖਨਾਮੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਣਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। मतलब ਨਾ ਉਹ ਈਦ ਨਮਾਜ਼ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦਿੱਤੀ, पढ़ते हैं, ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। पढ़ते हैं। ਪੜਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਨੇ। क्या-क्या करते ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਈਏ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। देखिए, अब शर्म कर लो आंटी जी, शर्म कर लो। कितनी मस्जिदें भारत में हैं जिनको बम से उड़ा दिया गया नमाज पढ़ते वक्त। आप तो कहते हो हमारा हिंदू राष्ट्र है, चलो मान लिया मैंने, हिंदू राष्ट्र है हमारा। कितनी मस्जिदें आंटी जी या आंटी जी के पोते पोतियां बेटे सब देख रहे होंगे अगर ये वीडियो, मेरा चैलेंज है आप लोगों को, कितनी मस्जिदें बम से उड़ा दी गई भारत में नमाज पढ़ते हुए, और लाखों कह रहा हूं, सैकड़ों नमाजियों को मार दिया गया। एक भी नहीं मिलेगा अभी आपको पिछले 15-20 साल में। और मैं आपको गारंटी देता हूं पाकिस्तान में, ये लीजिए स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, धड़ाधड़ कितने शियाओं की मस्जिदों को उड़ाया गया है बम धमाकों में। कितने शियाओं का खून से हाथ रंगे हुए हैं आपके सुन्नी मुसलमानों के। पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान जो कलमे की बुनियाद पर बना था, वो पाकिस्तान जहां 98% मुसलमान रहते हैं और वहीं पर मुसलमान सेफ नहीं हैं, सैकड़ों की संख्या में हलाक हो जाते हैं, मस्जिदें को बम से उड़ा दिया जाता है, और आप बात करती हैं हमारे ऊपर। बेशर्म हैं आप आंटी जी, बेशर्म आंटी। अमेरिका के अंदर कितनी मस्जिदें हैं, जर्मनी के अंदर भी मस्जिदें हैं, और आप इंडिया में चल जाओ, इंडिया के अंदर भी मस्जिदें हैं, और भी बहुत सी कंट्रीज के अंदर मस्जिदें हैं। तो लेकिन ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਪੁੱਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ, कैसे? ਕਿਉਂਕਿ इस्लामोफोबिया है, आप कह रही हो। ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। अच्छा, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਲਗਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਰੋਜ਼ਗੀ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 4-4 ਧੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੜਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਪੁੱਤਰ अब इनकी बातें सुनने की हिम्मत ना हो रही भाई मेरी। भाई साहब कितना जहर भरा है भाई, कितना जहर भरा है। ऐसी माएँ कैसे बच्चों को जन्म दी होंगी इन्होंने,
जो नफरती होंगे, जहरीले होंगे। इसलिए मैं कहता हूं थैंक यू पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन वालों, अपने आप को एक्सपोज करने के लिए, मतलब पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान की मेंटेलिटी को एक्सपोज करने के लिए। ये टीचिंग्स हैं पूरी दुनिया को। जब ये वायरल होती है क्लिप्स तो लोग इससे सीखते हैं कि हमें क्या नहीं करना है, इनसे दूरी बनानी है, इनको हटाना है, निकाल बाहर फेंकना है अपने देश से। ये होना चालू हो गया है। मस्त रहिए। अगले बंदे को देखते हैं। ये जौन सा भारत है, तो अगर अंग्रेज़ों के बारे में बात की जाए ना, तो वो तो पहले ही पावरफुल है, और वो तो पहले ही पावरफुल है। अगर भारत से वो सोना ले रहे हैं या वो भारत को दे रहा है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आई थिंक। तो उनका ही सोना है, वो वापस ले रहे हैं अपना। भारत वापस ले रही है, भारत वापस ले रही है, तो इसमें कोई होगा ना, उनका कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से वो ले रहे हैं। हम अपनी कंट्री में रहकर सिक्योरिटी करेंगे इसकी, हमारे अपने बैंक्स में रहेगा सब कुछ। अच्छा, तो पहले भारत को दिया क्यों? किसको? भारत ने इंग्लैंड को दिया था ना, वो 1951 में दिया था। अच्छा अच्छा, हाँ। तो वही तो कह रही हूँ ना, इसमें उनका कोई मसला होगा तो ही वो वापस ले रहे हैं ना। अब इससे वो कितना पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि जिसके पास सोने के रिजर्व ज्यादा होते हैं ना, वो कंट्री गरीब नहीं होती। हाँ जी, बाजार आपको पता है, जो अंग्रेज मुल्क है बाहर हमारे, कनाडा, यूके, वो जो सा वो क्या USA, ये तो ऑलरेडी ही रिच है, ऑलरेडी ही रिच है। और माशाल्लाह से अगर भारत ने दिया, कह रहे हैं भारत ले रहा है ना वापस अपना सोना। भारत वापस ले रहा है, तो भारत वापस ले रहा है, तो मेरे ख्याल से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, भारत को क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर हम इन कंट्रीज US की बात करते हैं, बाकी कंट्रीज की बात करते हैं, उन पे कर्ज बढ़ रहा है जो कि हमें नहीं पता। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि भारत को क्या असर पड़ेगा इस पर? भारत का असर ये पड़ेगा कि ये भारत में जो उनसे मसले मसाइल है ना, कि वो समझते हैं, हम उनका सोल्यूशन निकाल लें। कौन से मसले इनको इनसे वापस हम अपना वो क्या सोना लेके, कि वो जो हमारे सोल्यूशन है, मसले हैं, उनको हल कर लें। कौन से मसले, आपको कुछ पता है? ये होता है ना, जब गलत बंदी को पकड़ लिया आपने निमरा। इनको कुछ नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता है, इनका जीके 0 है, इनका नॉलेज 0 है। आप उनसे जबरन सवाल पूछे जा रही हैं। ये लिटरेट होंगी, ये पढ़ी लिखी होंगी, लेकिन नॉलेज नहीं इनके पास। इनको लिखना पढ़ना आता होगा, जिन्ना छाप नोट देख पता कर लेंगे 1000 का नोट है कि 5000 का नोट है, लेकिन इनको नॉलेज नहीं। जब ये जंगें लगी, ये लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, ये ज़लज़ले आए, सब कुछ, ये वो हो सकता है कि वो इसी रिलेटेड उनसे बात करना चाह रहे हों, और इसके मतलब वो अपना जो है उनके पास उनका सोना वापस लेना चाह रहे क्या हैं। क्या मसले मसाइल है वहाँ पर? बस यही है कि वो जाहिर है, जो मोदी साहब है, उन्होंने तो ज़ाहिर, मोदी साहब जो उनसे हैं वो गेम चलाते ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी भारत के साथ गेम चला दी, फॉर एग्जाम्पल के कभी पाकिस्तानियों के साथ गेम चला दी। क्या फॉर एग्जाम्पल भी तो बताएं। एग्जाम्पल क्या है कि कभी किसी के ऊपर बम मार के गिरा दिया। अच्छा, किस पर मारा? कभी पाकिस्तानियों पे, नहीं मारा ना बम। कभी जंग लगा दी, कभी कुछ कोई मसला कर दिया, कभी कुछ कर दिया। जंग कब हुई थी हमारी उनके साथ? आखिरी जंग अभी तो ये मुझे लगता है 5-6 साल पहले की बात होगी, जो जब आपने देखी थी 5-6 साल पहले जंग लगी हुई। ये जब मेरे ख्याल से ना, ये जो हुआ है ना, ये पहला लॉकडाउन लगा है, पहला लॉकडाउन जब लगा है ना वायरस में। हाँ जी, तब ये जंग नहीं जंग नहीं, तब वो जंग वाला हिसाब हुआ ना, तब जंग वाला हिसाब हुआ ना भारत के साथ। भारत के साथ जब ये जब हुआ ना, ये जो मैं बता रही हूँ मैं आपको, आप बता तो रही हूँ। कोरोना वायरस जब हुआ, जी कोरोना वायरस जब हुआ है, तब इन्होंने कैसे वो वहाँ पे सलूक किया लोगों के साथ। क्या सलूक किया? सलूक गलत किया ना, कौन सा? कश्मीरियों के साथ गलत सलूक किए ना। मैं कह रही हूँ पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोरोना वायरस में कौन सी जंग हुई? जंग मतलब ऐसे ही ना कि उन्होंने उनके साथ बुरा सलूक किया। अच्छा। कुछ मोदी ने उनके कश्मीरियों के साथ गलत सलूक किए, इस वजह से ये बात कर। मुझे ये बताएं, जो गोल्ड रिजर्व्स उनके बढ़ रहे हैं, उनकी करेंसी कितनी स्ट्रांग होगी? क्या आपको लगता है वो दुनिया में 3-4 नंबर पर आ जाएंगे अब? भारत नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं। अब 5वें नंबर पे है। अभी 5वें नंबर पे है। मेरे ख्याल से इनका गिरेगा ही नंबर, बढ़ेगा नहीं। आपको कैसे लगता है? ऐसे लगता है ना, बस मेरी ये सोच है। अब बस आपकी ये सोच है, कोई लॉजिक भी तो होगी ना पीछे। मैं वही तो, लॉजिक का नहीं मैं कुछ कह सकती। बहरहाल ये है, इसके बारे में मुझे इतना आइडिया भी नहीं है। नहीं, मुझे ये बताए ना कि आपको क्या लगता है
मतलब उनकी इकोनॉमी कैसे गिरेगी? पता नहीं कैसे, ये मैंने जो भी बोला ना सब कट कर देना, मुझे कोई इल्म नहीं, बस कट कर दो। असलियत में पाकिस्तानी ऐसे ही हैं, उनको कुछ नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता। मतलब सारे पाकिस्तानियों को नहीं कह रहा हूं भाई, जो पढ़े लिखे हैं, जो जिनके पास नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, वो जानते हैं, समझते हैं, बूझते हैं, उनको छांट के कह रहा हूं। ज्यादातर पाकिस्तानियों के साथ यही दिक्कत, उन्हें पता ही नहीं है। बस चूरन दे दिया है, कश्मीरियों पर जुल्म होता है, भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है, मोदी जो है वो डिक्टेटर है, बस। ये तब से दौर चेंज हो चुका है जब से यूनाइटेड स्टेट्स ने डॉलर से इंट्रोड्यूस करवाए थे। पहले ऐसे ही होता था, बिल्कुल ऐसे ही होता था, हर कंट्री जो थी वो गोल्ड बैक्ड होती थी। लेकिन जब यूएसए ने ये देखा कि उनकी इस तरह से पावर इंक्रीज़ नहीं हो रही है, तो उन्होंने गोल्ड बेस से हट के अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करा दी। हमारी जो इन्फ्लेशन की वजह है उसकी मेन रीज़न ही यही है कि गोल्ड रिजर्व्स भी नहीं है, दूसरा हमारी जो इकोनॉमी वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अभी उनकी इकोनॉमी पर कितना फर्क पड़ेगा या उनकी करेंसी पर कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड और वैसे भी वो डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उसका इफ़ेक्ट तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर वो वर्कआउट कर रहे हैं तो अगर वो गोल्ड बैक फिर से आ जाएगा तो इस तरह उनकी इकोनॉमी ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होगी। गोल्ड रिजर्व्स, वैसे भी गोल्ड वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, जैसे उन्होंने रिसेंटली यूके की इकोनॉमी को बीट किया। वुड यू थिंक गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाकर, और उनके रेमिटेंसेस वैसे ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फॉरेक्स रिजर्व्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या वो तीसरी और चौथी इकोनॉमी बहुत जल्द बनने वाले हैं? आप देखें, किसी भी चीज़ की मैनिपुलेशन करने के लिए ना आपको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। अगर किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा कर देंगे, तो वो इतना ज़्यादा नहीं। आपने मैनसन मूसा का नाम सुना होगा, दुनिया का अभी तक का अमीर तरीन आदमी है, जो सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स रखता था। वो जिस भी मुल्क से गुजरा है ना, उस मुल्क से उसने उसकी इकॉनमी को डिस्टेबल कर दिया, बिल्कुल ज़ीरो पे ले आया करेंसी। गोल्ड की पावर इतनी ज़्यादा है, तो लेकिन अगर आप उसको ओवर करेंगे तो किसी भी गवर्नमेंट पर ले आया इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी उनकी ज़ीरो पे आ गई। उनकी करेंसी की वैल्यू जो थी वो बिल्कुल ज़ीरो आ गई। उसने जाके इतना ज़्यादा गोल्ड बांटा है। तो जो मैनसन मूसा था, उसने जिस भी स्टेट में गए, वो गया था अफ्रीका से हज करने, थ्रू आउट मदीना तक, जितने भी मक्का तक जहाँ तक गया, उसने बिल्कुल जहाँ भी गया उनकी करेंसीज की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो कर दी थी। इतना लूटा उनको उसने? उतना लूटा नहीं, इतना ज़्यादा गोल्ड दे दिया उनको। गोल्ड दे दिया, फिर तो उनको अमीर होना चाहिए था। वैसे मुझे इस केस के बारे में पता नहीं है, मैं थॉरोली इसको स्टडी करूंगी, फिर ही मैं इस पर काउंटर कर सकती हूँ। लेकिन मैनसन मूसा ने जब आवाम को बहुत ज़्यादा गोल्ड दे दिया तो उनके नज़र में हमारी करेंसी की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हुई। उसको इस तरह से देख लें, आपके पास 1000 रुपये है, आपको कोई आके 1 kg सोना दे देता है, तो आपके पास उस पैसे की वैल्यू क्या रह जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। तो इस तरह से वो जितना ज़्यादा गोल्ड वो बांट। क्यों जीरो हो जाएगी भाई? वो तो प्लस ही हो जाएगा ना, 1000 रुपये भी और 1 किलो सोना भी मिल गया। तो मान लीजिए 33 लाख का सोना होगा, तो 33 लाख 1000 का एसेट हो गया मेरे पास। पता नहीं भाई, समझ नहीं आ रहा। हो जाएगा अगर वो ला सकते हैं तो, लेकिन इतनी ज़्यादा गोल्ड हो गया, इतना ज़्यादा इधर मूव करना बहुत इजी नहीं होगा। मुआहिदा तो फिर अगर वो इसी तरह कहते तो अपने कोहिनूर का हीरा भी वापस ला सकते थे, वो भी तो वही ओन करते थे, वो भी तो उसी तरह गया। कोहिनूर पर भी एक कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो ऑब्वियसली अगर वो उसको नहीं ला सके तो इतना ज़्यादा गोल्ड वो कैसे ला सकते हैं? लेकिन ये अनाउंसमेंट तो हो गई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आ रहा है। जब वो आ जाएगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी तो किसी भी, आप देखें, किसी भी खित्ते को डिस्टेबलाइज करने के लिए फॉल्स न्यूज़ अब यही यूज़ की जाती है। अब आपको और हमें इसी तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है, क्योंकि जब आप 5th जनरेशन वॉर में आ जाते हैं ना, तो आपको अबे चमन चूरन खाने वाले, ये एवरेज पाकिस्तानी है। कोई नॉलेज नहीं है, कोई चीजों को एनालाइज करने की पावर नहीं है तेरे पास भाई। जो खबर है उसको एनालाइज कर, क्या खबर है वो। मान ले तूने दुबई में एक बैंक अकाउंट खोला हुआ है, तू दुबई में गया था, वहां पर तेरा एक बैंक अकाउंट खुला, तूने वहां पर 1 लाख रुपए जमा किए। अब वो तू चाहता है कि वो 1 लाख रुपए में लेके अपने पाकिस्तान के बैंक में आ जाओ। तू जाएगा वहां पे विड्रॉल भरेगा, दुबई से क्लियरेंस मिलेगी, वो 1 लाख रुपए लेके तू आएगा, पाकिस्तान के बैंक में जमा कर देगा, सिंपल। पैसे वो तेरे ही हैं। ठीक ऐसे ही वो सोना हमारा है, हमने वहां पे डिपॉजिट किया हुआ था कि भाई वहां पे सेफ है, वहां पे रखते हैं, सिक्योरिटी बढ़िया है, वहां पे रख देते हैं, लाने ले जाने का खर्चा बहुत है, सिक्योरिटी पे खर्चा बहुत है, आपके पास वैसा संसाधन मौजूद है, इंफ्रा मौजूद है, आपके पास रखे हुए हैं। वो ब्रिटेन के नहीं थे। अब हमने कहा कि जी हमने अपने यहाँ ही रख लेते हैं, तो वो लेके आ रहे हैं।
एक गलत न्यूज़, डिस्टेबल्ड इकोनॉमी, ऑथेंटिक न्यूज़ है। न्यूज़ आ चुकी है, क्या वो मूव हो चुके हैं? क्या मतलब, देखिए पहले ऐलान किया जाता ना, एक एग्रीमेंट जब आप साइन कर लेते हो, जब उसको आप ऑफिशियल करते हो, उसकी अनाउंसमेंट करते हैं या नहीं करते बताएं। अब यूएई ने कहा कि हम पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे, उन्होंने बोल दिया, खबर आ गई, अब वो कल को करेंगे। इसी तरह से उन्होंने बोला कि आरबीआई के अंदर 1 लाख केजी का सोना हम वहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं, आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है ना। ओके, अनाउंसमेंट हो गई, तो आप ये इसको मूव ऑन होने से पहले क्यों अनाउंस कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तानी, मतलब क्या मतलब, मैं थोड़ी अनाउंस कर रही हूँ। आप एक खित्ते को डिस्टेबल करने के लिए, ठीक है, एक खित्ते को डिस्टेबल करने के लिए ऐसी न्यूज़ बिल्कुल जनरेट करते रहेंगे कंसिस्टेंटली बेसिस। चले, स्टेबल करने के लिए मतलब बिल्कुल आप कंपटीशन में जा रहे हैं ना, ये कंपटीशन का दौर है। अभी आपने कह दिया कि हमारा चंद्रयान ऊपर पहुंच गया है, उसके बारे में भी न्यूज़ होगी, वहाँ से वीडियो क्लिप्स भी आ गई। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या उधर चंद्रयान गया था? तो आपका क्या ख्याल है, नहीं गया? नहीं, बिल्कुल नहीं गया। नहीं गया। चांद की तस्वीरें जो उन्होंने अपनी लाइव लैंडिंग दिखाई थी, वो क्या था? वो सब फेक था। कैसे फेक था? अच्छा, नासा चाइना खुद उनसे पूछ रहे थे कि साउथ पोल पर आप लोगों ने लैंडिंग कैसे की, कि वो लोग, उनकी भी स्टेटमेंट्स फेक थी। भाई फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ रहा हूं इस बंदे के बारे में, जो भी बातें कहनी है आप लोगों को, एक शब्द में ये बंदा, इसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे आप, वो कमेंट में जरूर लिखें, फिल इन द ब्लैंक्स। समझ गए ना? थी बिल्कुल फेक थी। एक खित्ते को आपने जब भी कंपटीशन में डिस्टेबल करना है ना, तो वो यही होगा। अब सारी पागल है। दुनिया पागल नहीं है, दुनिया पागल बनाना चाह रही है हमें। मतलब कि नॉलेज पूरी दुनिया के पास नहीं है, सिर्फ ये नॉलेज। अगर कोई बता रहा है कि चांद के ऊपर ये चीज़ें, ये चट्टाने हैं, वहाँ की मट्टी ला रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं, तो वो सारा फेक है। नहीं, वो सारा फेक नहीं है, लेकिन आप जब तक उसकी रिसर्च बैकएंड चेक करेंगे ना, उसका चंद्रयान का भी, तो उसके ऊपर भी स्टोरीज मौजूद हैं कि जीएफएक्स टूल्स के थ्रू बनाया गया सारा, वहाँ पे कोई लैंडिंग नहीं हुई है अभी तक के, और रिसर्च के मुताबिक बताया गया है विद देखिए ना, अभी नासा भी उनकी जो इन्फॉर्मेशन, ये लाल टोपी का चेला है बॉस, ज़ैद हामिद का चेला है ये, ज़ैद हामिद को सुनता होगा कंफर्म। जब चंद्रयान 2 गया था, जब पानी की डिस्कवरी का बताया गया था, ठीक है, तो वो नासा ने भी अप्रिशिएट किया। नासा का आपको पता होगा ना, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, स्पेस एक्स ने भी अप्रिशिएट किया। तो देखिए, एक चीज जब हो रही है, हम क्यों उसको कह रहे हैं कि ये स्टोरी है? ये देखिए, बात सिर्फ इतनी, आपने कंपटीशन करना है, आपने मेरे साथ कंपटीशन करना है, किसी के साथ कोई भी ओपोनेंट होगा, उसको डिस्टेबल करने के लिए आप। अबे साइंस में पाकिस्तान के साथ कौन सा कंपटीशन करना है बे? तुम लोगों गड्ढे में, हम लोग हैं चांद पर, कौन सा कंपटीशन बराबर के लोगों में होता है ना भाई। तू ना 3 में ना 13 में तुम्हारी कंट्री। अभी 7 किलो का बुच्चू सा वो एक फोन भेजा था, कैमरा, न उसमें तुम्हारा पैसा लगा, न उसमें तुम्हारा उसकी पीसीबी बोर्ड तक सर्किट भी बन के चाइना से आए। चाइना ने फंडिंग की, चाइना ने बताया कि ऐसा बनेगा, और चाइना के रॉकेट से भेज दिया। गजब चमन बंदे हुए तुम लोग यार, पाकिस्तानियों। लव यू पाकिस्तानियों, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ऐसे लोग नाम रोशन और करते हैं, जब वो पब्लिक रिएक्शन चैनल पर आकर बोलते हैं ना, और नाम रोशन होता है पाकिस्तान का। बिल्कुल थ्योरीज देंगे, थीसिस देंगे, अपने स्टोरीज जनरेट करते रहेंगे। सामने वाली कंट्री रिसर्च नहीं करती कि ये जो बात बोल रहे हैं वो सच भी है या नहीं है सच। तो फिर उसके ऊपर थ्योरीज कैसे आ जाती है? क्या थ्योरीज आ जाती है? मेरी क्वेरी कैसे आ गई कि ये तो जीएफएक्स टूल्स यूज किए गए? वो तो कोई भी कह सकता है। ऑब्वियसली वो भी इसी तरह ही कह सकते हैं। अच्छा, इसी तरह ये उन्होंने प्रूव करना था, और ये उन्हीं की रिसर्चेस बता रही है कि ये चंद्रयान उधर नहीं पहुंचा। और दूसरी बात, अगर गोल्ड रिजर्व उधर हो जाता है, तीसरा चांद का मिशन था उनका, मैं अब यहाँ पर उनकी कोई साइड नहीं ले रही, जो फैक्ट्स पर बात है मैं वही बात कर रही हूँ कि देखिए, 2 मिशन जो थे वो गए थे, लेकिन इतने सक्सेसफुल नहीं थे। जो तीसरा मिशन था वो बहुत ज़बरदस्त उनका गया था, साउथ पोल पर लैंडिंग हुई थी। इवन नासा बड़ा एक्टिव था देखने के लिए कि साउथ पोल पर लैंडिंग कैसे हो रही है। चाइना बड़ा एक्टिव था, रशिया की आपको पता होगा रोसकोसमोस उनकी एजेंसी है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। उन्होंने कहा ज़रा हम भी तो देखें कि कैसी हो रही है, और सब ने अप्रिशिएट किया उनको। फिर बाद में उन्होंने जिस तरह से पिक्चर्स, उनका जब रोवर लैंड हुआ था, शायद आपने देखा हो, उन्होंने पिक्चर्स भेजी अर्थ को, फिर वो सैंपल्स भी लेकर आए थे। अब उनका नासा के साथ कोलैबोरेटिव मिशन भी हो रहा है। इसी चीज़ को तो कह रहा हूँ कि वो सारा जीएफएक्स टूल यूज़ किया गया है। अच्छा,
वो एडिटिंग, कोई लैंडिंग नहीं हुई, कोई लैंडिंग नहीं। आप ऐसा इतना शॉर्टी से कैसे कह सकते हैं? मैंने क्योंकि रिसर्च मैंने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी, जब हुआ हमें भी बड़ा अप्रिशिएट किया कि वाह, अगर हमारा खित्ता नहीं तरक्की कर पा रहा है, हमारे साथ वाला खित्ता तो तरक्की कर रहा है। लेकिन ये किसी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है? नासा ने, रोसकॉस्मोस ने, या फिर चाइना ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की कि ये फेक है? अच्छा, वो क्यों करेंगे? आपको पता है रशिया से और चाइना के साथ इनका इकोनॉमी, ये जो इनका वहाँ से जो आता है ब्लॉक बना हुआ है ब्लॉक बना हुआ है, जितना भी वहाँ ब्रिक्स से का। ब्रिक्स का ब्लॉक बना हुआ है, उसके बाद जितना भी यहाँ से ये ज़र मुबादला लेके जाते हैं, क्या उधर से उनकी ट्रेड चलती है, तो क्या वो इस चीज़ को अफोर्ड करेंगे कि वो इंडिया के साथ इस तरह की खबर करें? लेकिन आपस में कंपटीशन भी तो है। चाइना तो 2 मिनट ना लगाए एक्सपोज करने में। आपको पता है चाइना की और इंडिया की कितनी लगती है? तो फिर वो उससे ट्रेड क्यों कर रहे हैं? तो ट्रेड तो जारी रहती है ना। गलवान घाटी में उनकी कितनी लड़ाई हुई थी, आपने देखा 2020 में? वो लड़ाई हुई, आपस में मार कुटाई इतनी ज्यादा हुई, ट्रेड फिर नहीं रुकी। यही तो वजह है। देखें, वो इसको अगर वो बैक कर देंगे तो ऑब्वियसली उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग। छोड़ो यार, आप नहीं सुनना। निम्रा, हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, सुअर से कभी भी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि सुअर से लड़ने के लिए आपको गंदगी में उतरना पड़ेगा, और गंदगी में सुअर को कोई हरा नहीं सकता बॉस। आप समझ रहे हैं? सुअर अगर गंदगी में अपने इलाके में बैठा हुआ है, आप सुअर को नहीं हरा सकते। आप गंदे भी हो जाओगे, हारोगे भी, मुंह बन जाएगा आपको। इसलिए सुअर से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, सुअर से कभी नहीं लड़ना चाहिए। ये हमारे यहां कहावत है। इसीलिए मूर्ख आदमी से कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस मूर्ख आदमी से बहस करने के लिए आपको मूर्खता के उस लेवल पे आना पड़ेगा। और जब आप मूर्खता के उस लेवल पे आ जाएंगे तो वो बंदा आपसे हावी हो जाएगा, क्योंकि मूर्खता में तो किंग है, बादशाह है, वो राजा है वो मूर्खों का। आप हरा नहीं सकते उसे। तो मूर्खों से कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए। समझ गई? तो आगे से ऐसे मूर्खों के साथ क्या बहस में आप पड़ेंगी। खैर, अब आते हैं जो गोल्ड वाली बात है। तो गोल्ड वाली बात मैंने बता दी कि सोना हमारा ही था। होता क्या है कि आप यूएई से मान लीजिए अपने 100 टन सोना खरीदा, अब उस सोने को लेकर आना बहुत रिस्की है, खर्चा है, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी बनानी, यहाँ पे इंफ्रा डेवलप करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि कई जगहों पे सेफ हाउस बने होते हैं, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड है, वो बहुत बड़ा बैंक है, वो दुनिया के कई देशों के देश जो है उन्होंने अपना सोना वहां पे रखा है। भारत का भी सोना वहां पे था। स्विट्जरलैंड में एक सेफ है, वहां भी दुनिया के कई देशों का सोना रखा हुआ है। तो ये कई वजहों से ऐसे सोने रखे जाते हैं दूसरे देशों में, ताकि मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, तख्ता पलट टाइप का हो गया, कुछ हो गया, इकोनॉमी गड़बड़ हो गई, तो बाहर आपका एक एसेट मौजूद है, उस एसेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि भाई मान लीजिए यहाँ पर कहीं पे सोना रखा हुआ है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ ऐसा हो गया कि हम उस सोने का यूज नहीं कर सकते, भूकंप आया और सब कुछ धस गया, वो जमीन के अंदर चला गया, मान लीजिए एक बात कह रहा हूं, वो सोना हमारे किसी काम का नहीं हुआ, ढूंढने में कहां ढूंढेंगे उसको, दब गया, वो निकालने में टाइम लगा, तो बाहर अपने एसेट पड़े हैं, वहां से यूज कर सकते हैं। ये ठीक ऐसा है कि जैसे आपने घर चारों तरफ से अपना बंद कर दिया और उसकी एक चाबी अपने पास रख ली, एक चाबी किसी रिलेटिव के पास रख ली कि भाई अगर ये चाबी गुम हो जाए तो कम से कम मेरे पास ये तो रहे कि दूसरी चाबी लेके मैं इमरजेंसी में यूज कर सकूं। ये ठीक वैसी ही चीज है। तो कई देश दूसरे देशों में अपनी एसेट्स रखते हैं। अभी रशिया यूक्रेन वॉर में अमेरिका ने $300 बिलियन के रशिया की एसेट्स जो रशिया के थे वो फ्रीज कर दिए, वो रशियन यूज ही नहीं कर पाए क्योंकि दूसरे देशों में थे। अमेरिकन कंट्रीज से जो रिलेटेड कंट्रीज है वहां पर वो एसेट्स रखे हुए थे, वो फ्रीज कर दिए उसमें, अब रशिया यूज नहीं कर पा रहा। तो वैसे ही भारत के भी एसेट्स कई जगहों पे हैं गोल्ड की सूरत में, अगर उन्होंने फ्रीज कर दिए और हमें जरूरत पड़ गई तो हम क्या कर लेंगे? वो लड़ाई लड़ती रहेगी, ठीक है, बातचीत है, कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन हमें जरूरत तो अभी है ना, नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो यहां पे लेके आ रहे हैं। प्लस जब डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है उसमें भी ये गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, और आगे आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि रिजर्व बैंक और ज्यादा गोल्ड खरीदेगा, इसलिए सब कुछ हो रहा है। इसमें ब्रिटेन का कोई कुछ नहीं है और बाकी कुछ नहीं है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है, इसमें कोई डिजिटलाइज नहीं करना। उम्मीद करता हूं आप लोग कुछ इस वीडियो से नई जानकारी मिली होगी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। भाई लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो करिए भाई। जल्दी मिलता हूं, नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। अच्छा, ये जितने भी आए थे, आंटी, एक यंग लड़की, एक यंग लड़का, तीनों के तीनों जहल थे, और जहल भी परले दर्जे के, हाई लेवल की सब बोलते हैं। पहले आंटी की भी वही बातें, फिर उस लड़की की भी। लड़की का तो वाकई जनरल नॉलेज बिल्कुल जीरो था, बल्कि जीरो से भी नीचे बात कहूँगा।
ज़ीरो तो फिर भी गुजारा हो जाता, न्यूट्रल हो जाता, ये नेगेटिव थे, माइनस में थे। नॉलेज ना होने के बावजूद इतनी गलत गलत बातें कर रहे थे, तो इसका मतलब है वो नेगेटिव में चल रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तानी सारे ऐसे ही हैं, सारे नहीं सॉरी मैक्सिमम तादाद जो है ना वो ऐसे लोगों की है। अच्छा, पहले वो आंटी पर आते हैं, नानी अम्मा पर, कि वो भी यहूदी ये भी यहूदी, वो आपस में मतलब कि मिल जाते हैं और मुसलमानों को मतलब कि ना पीछे छोड़ देते हैं या उनको सही नहीं समझते। तो आप क्यों नहीं मिलते? आप तो एक ही मज़हब के तलक रखने वाले हैं, मुसलमान। सुन्नी शिया को काफिर कह रहा है, शिया सुन्नी को काफिर कह रहा है। ये जो है देवबंद वो बरेलवी को नहीं मानते, बरेलवी देवबंदियों को नहीं मानते। आप में फिर ये क्यों है? यहाँ तक कि उन्होंने भाई 4000 जो शिया है ना सुन्नियों ने उनको कत्ल किया है। यार ये वाकई वो सही, लोग सब भी कह रहे थे कि ये जो नानी माँ है इनकी जो औलाद, जिस सारी बात जो माँ होती है वो पहले दरसगाह होती है। मैं देखा अक्सर औलाद जो है मैक्सिमम खास करके जो बेटियां वो माँ पर जाती हैं। जिस तरह की माँ की परवरिश होती है उस तरह बेटियां, जब वो बेटियां के अपनी बच्चों की या अपने लाल की परवरिश करती हैं, अपने बच्चों की परवरिश करती हैं, वो भी उसी तरह के होते हैं। ये फितरत बन जाती है, एक जनरेशन टू जनरेशन एक किस्म का काम चलता है। तो वाकई में ऐसा ही है कि हमारी अगर ये बड़ी और ये सच है, हमारे यहाँ भी यही बताया जाता है कि हिंदू और यहूदी और ये सारे आपके दुश्मन हैं और आप कभी भी लगते नहीं हो सकते, एक नहीं हो सकते आप। तो ये नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है और ये नफरत है, ये नफरत है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये हमारे बच्चों में भी नफरत है और ये हमारे बड़ों में भी नफरत है। वाकई नो जनरेशन गैप। मेरी बात सुने, देखें कि हमारा जो है ये सब किताबों में भी लिखा हुआ है और उसके अलावा देखा जाए तो यहूदी तो वो तो हमारे खैर दुश्मन हैं, वो तो हमारे दीनी दुश्मन है, हर लिहाज से दुश्मन है। ये उस बात को तो हम मानते हैं और इस बात पर वो जो दादी थी तो वो सही कह रही थी। अच्छा हाँ, इस बात, लेकिन जो हिंदुओं के इंडिया के बारे में कहा है ना, वो देखिए वो हमारे दुश्मन जरूर है। इंडिया हमारा पाकिस्तान का दुश्मन है, बॉर्डर दुश्मन, सियासी तौर पर दुश्मन है, सियासी दुश्मन। अवाम के दरमियान में नफरत नहीं है। ये तो लोग साहब ने कहा है कि अगर आप हमें रिस्पेक्ट देंगे तो हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो क्या वो जुमला वैलिड नहीं है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं। अगर आप उनको रिस्पेक्ट देंगे, आप उनकी इज्जत करेंगे, जैसे ये दादी अम्मा बोल रही थी कि वो घटिया है यहूदी, वो भी हैं यहूदी, तो ऐसी लैंग्वेज जब आप उनके बारे में इस्तेमाल करेंगे तो क्या वो आपकी तारीफ करेंगे, आपके गले में फूलों के हार डालेंगे? वो भी जाहिर सी बात है आपके खिलाफ बोलेंगे, गलत बोलेंगे आपको। देखें ये हमारी जो नफरत है ये सियासी नफरत है, अदरवाइज लोगों के दरमियान में नहीं। जो ये दादी माँ बोल रही थी ये रटी रटाई बातें थी। मुझे पता है कि इनको हकीकत का कुछ नहीं पता और ये भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये होंगे भी अनपढ़। मुझे इतना मुझे पता है कि क्योंकि उनकी बातों से साफ जो है ना बात करने के अंदाज से पता चल रहा था कि ये इनके पास कितना नॉलेज है। और देखें कि वाकई रिस्पेक्ट देने से जो है वो मिलती है। अगर हम इंडिया को या दूसरे किसी हम अपने हरीफ को रिस्पेक्ट देंगे तो तभी वो हमारी इज्जत करेगा, अदरवाइज इस तरह नहीं जिस तरह हम इंडिया को बोल रहे हैं बुरा भला बोलते हैं यार। इस तरह ये जो दादी अम्मा ये तो खैर पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो भाई साहब जो थे वो तो कह रहे थे कि हमने काफ़ी सर्च किया है, जो इंडिया वहाँ पे साउथ पोल में पहुँचा है ना चांद के, तो वो भी भाई इनकी जो ग्राफिक्स का कमाल है, सारी एडिटिंग वगैरह की हुई है, बिल्कुल फेक है वो कह रहा है। ऐसा नहीं ये चले दादी अम्मा का तो ज़हन वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसमें इतना शौर भी नहीं था, तो ये लड़का तो पढ़ा लिखा था यार। ये बेवकूफ कौन से पढ़ा लिखे हैं, ग्राफिक्स चले फर्ज कर ले होता भी आया तो उन्होंने जाहिर करके साबित करके फिर क्या पाकिस्तान से लेना है? या पूरी दुनिया बेवकूफ़ है, यूएस बेवकूफ़ है जो उनसे टेक्नोलॉजी मांग रहा है, रशिया बेवकूफ़ है। या ऐसे कैसे ये बैकी बातें करते रहते हैं, ये गलत बात है। इसलिए तो जाल कहते हैं हम नहीं, जिस बात पर भाई कहते हैं वो माननी चाहिए। तो यही तो जालियत है हमारी। बिल्कुल, ये बेवकूफ़ी ऐसे कैसे हो सकता है? बेवकूफ़ नहीं, या साबित करके आपसे लेना क्या है? फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता भी है हकीकत में, तो आप पाकिस्तान से लेना क्या है? क्या वो लेना चाहते हैं? वो एक लड़की वो जिसको पकड़ा था निमरा ने, वो तो बेचारी कोई पता नहीं, वो कंफ्यूज थी
खुद ही फिर कहा यार इसको काट दो, मैं ये वीडियो ना लगाना। वो कह रही है कि पाकिस्तानियों पर मोदी क्या करता रहता है, गेम चलाता रहता है, मोदी गेम चलाते ही रहता है। फिर सोचिए क्या गेम चलाता रहता है, तो वो मुसलमानों पर बम गिराता है, वो यार सर पकड़ के बैठ के बम, मस्जिदों पर बम चलाता है, पाकिस्तान पर बम चलाता है, पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ता है। यार ये लॉकडाउन में हमारा पाकिस्तानियों का डबल स्टैंडर्ड है यार, जलीत इंडिया के खिलाफ तो काफ़ी जो है ना बोलते हैं कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है, उनके साथ उनको नमाजें नहीं पढ़ने दी जाती, वहाँ पे मस्जिदें जो है वो शहीद की जाती हैं। हालांकि आलोक सर ने कहा है कि कौन से हम ने वहाँ पे आपकी मस्जिदों पर बम गिराया है। हालांकि चाइना जो है, अभी रिसेंटली ये बात हो रही थी कि चाइना जो है उसने बहुत ज़्यादा जो मुसलमानों की मसाजिद है ना, वो अरबिक स्टाइल जो है ना वो बदल के अपने ही स्टाइल के मुताबिक उसने कर लिया। हालांकि यार ऐसे कैसे हो सकता है, पाकिस्तान की कोई पाकिस्तान में कैसे इतने जाल हो सकते हैं। सारी आज तो सारे नमूने ही मिले, 3 के 4 जितने भी थे, वो आंटी, वो लड़की, वो एंड वाला लड़का, सारे नमूने ही थे। कोई नॉलेज नहीं, कोई पता नहीं। वो लड़के थे तो मुझे लग रहा था कि पढ़ा लिखा, लेकिन उसकी बातें भी हवा हवाई थी कि जी ये कौन सा इफेक्ट्स यूज़ किए हैं, ग्राफिक इफेक्ट्स, कौन सा वो नाम ले रहा था, उसकी वजह से ये मतलब किस तरह इंडिया शो कर रहा है। कोई मैंने स्टडी की है, लैंडिंग कोई नहीं हुई, कुछ भी। यार अफसोस हुआ आज देखेंगे सारे मजीद शर्म से चूक गया है। जब ठीक है, क्या बोले, बोलती बंद कर दी है। पॉइंट आउट इन्होंने करना ही होता है ना, तो कम से कम थोड़ी सर्च कर लें कि वाकई हकीकत क्या है। ऐसे बेतुकी बातें करने से कोई फायदा होता है। ये जितने भी आए हैं मैं कहता हूँ कि इनकी कोई भी सर्च नहीं है किसी बात में। चलो जी खैर, मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस।